सभी को नमस्ते। एक लंबे समय के बाद में हम मिल रहे हैं। आज बच्चों हम एक नया अध्याय चालू करेंगे और ये कहलाता है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको कुछ बुक्स में आप अगर देखेंगे तो ज्ञान शक्ति का विकास भी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी एक ही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, COGNITIVE, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चों ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये बौद्धिक विकास से थोड़ा सा भिन्न है। बौद्धिक विकास और इस ज्ञान शक्ति के विकास में कुछ फ़र्क होता है। वो क्या फ़र्क होता है? सबसे पहली बात, हम ये चीज़ वैसे तो पहले जब बौद्धिक विकास की बात की थी तब भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए इसीलिए मैं एक बार फिर से उसको रिपीट करती हूँ कि बुद्धि जो है वो एक जन्मजात आनुवांशिक शक्ति होती है। इंटेलिजेंस के लिए ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन ज्ञान जो है ये अर्जित योग्यता होती है। जब तक हम किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, सूंघेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, चखेंगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते या हम उसके बारे में सही जानकारी हासिल नहीं कर सकते। तो ज्ञान वो योग्यता है जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अर्जित करते हैं, जबकि बुद्धि हमारे में जन्मजात होती है। वो अलग बात है कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी हमको बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है और अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए हमको अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को हम पढ़ने के लिए अलग अलग पढ़ते हैं ताकि हम उसको और ज़्यादा बारीकी से समझ सकें, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। दोनों का साथ होना ज़रूरी होता है। हालांकि बहुत सी बार हम देखते हैं कि ज्ञान नहीं होता है तो भी व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत सी चीज़ें सीख पाता है या कर पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी तकलीफ़ के समय की अगर हम बात कर लें कि हम किसी भी परेशानी में फंस जाएं, तो हमें किसी चीज़ का ज्ञान हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हो सकता है अपने ज्ञान को उसी समय अर्जित कर लें और उस परेशानी से बाहर आ जाएं। तो मुख्य बात हमें जो समझनी है वो यही है कि हम इन दोनों को पृथक नहीं कर सकते। सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए इनको दोनों को अलग अलग किया जाता है और दोनों ये एक साथ काम करते हैं और दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। एक हमें जन्मजात मिलती है, हमारे आनुवंशिक गुणों में सम्मिलित होती है बुद्धि, जबकि ज्ञान हम अपने आसपास के वातावरण से अर्जित करते हैं। फिर बुद्धि साध्य है, यानी कि बुद्धि को हम साधने की कोशिश करते हैं, बुद्धि को साधा जा सकता है, जबकि ज्ञान जो है वो हमें बुद्धि को साधने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त करता है, यानी कि ज्ञान जो है वो साध्य तक पहुंचने का साधन है। फिर बुद्धि अपरिवर्तनीय है, इसे न तो घटा सकते हैं न ही बढ़ाया जा सकता है। बुद्धि हमारी जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है ना। अगर हम सामान्य बुद्धि के हैं तो हमारी बुद्धि सामान्य ही रहेगी। अगर हम ज़्यादा अच्छी बुद्धि वाले हैं, गिफ्टेड हैं, तो हमारी बुद्धि तीव्र ही रहेगी। तीव्र बुद्धि को कभी कुंठित नहीं किया जा सकता, और अगर हमारी बुद्धि मंद है तो उसको भी हम बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज़ है जो परिवर्तनशील है। कठोर श्रम के द्वारा हम अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। अपनी ज्ञानेंद्रियों की मदद से हम दुनिया का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। फिर बुद्धि जो है वो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है, जबकि ज्ञान जो है वो व्यक्ति को विद्वान बनाता है। दोनों में फ़र्क है, एक बुद्धिमान होता है और एक विद्वान होता है। बुद्धिमान विद्वान हो सकता है, लेकिन हर विद्वान व्यक्ति बुद्धिमान हो, इस तरह से ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जैसे जैसे आप ज़्यादा पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आती जाएंगी। बुद्धि शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन एवं निर्देशन करती है, अतः बुद्धि से सभी अंगों का विकास होता है, जबकि ज्ञान से विशिष्ट अंगों का ही
विकास संभव हो पाता है। बुद्धि एक प्रकार की योग्यता तथा योग्यताओं का संयोगीकरण है जिससे व्यक्ति विवेकशील बनता है और अमूर्त चिंतन कर सकता है। सबसे खास बात यह कि बुद्धि के माध्यम से हम वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं या सोच सकते हैं जो हमने फिजिकली सामने हमारे नहीं है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त चिंतन कहते हैं, वो बुद्धि के माध्यम से संभव हो पाता है, जबकि ज्ञान का क्षेत्र सीमित है। आज जैसे आप लोगों ने जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे आपके पास में एक होम साइंस है, उसके अलावा और भी 2 सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं, तो आप लोगों को इन 3 सब्जेक्ट का ही ज़्यादा ज्ञान है। अब जिन बच्चियों के पास में हिस्ट्री नहीं है, उनको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, लेकिन सामान्य बुद्धि तो एक हिस्ट्री पढ़ने वाली बच्ची के पास में भी है और आपके पास में भी है, या फॉर दैट मैटर कोई भी XYZ हो सकता है, संस्कृत, या किसी के पास इंग्लिश होगी, किसी के पास ज्योग्राफी होगी, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो उनके माध्यम से तो आप उस विषय का ज्ञान हासिल करते हैं, जबकि बुद्धि का स्तर जो हमारा पहले से निर्धारित था उतना ही हमेशा रहता है। और फिर बुद्धि नष्ट होने से बौद्धिक क्षमताएं समाप्त हो जाती है, लेकिन ज्ञान के नष्ट होने से केवल एक ही अंग या क्षेत्र का विकास रुकता है। बाल्यकाल में 9 से 10 वर्ष तक बुद्धि का विकास तेज गति से होता है और फिर 11 वर्ष की अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है और 13 से 14 वर्ष की अवस्था में बुद्धि के विकास की गति एक बार फिर बढ़ती है और 18 वर्ष की अवस्था तक ये अपनी पूर्णता को, यानी कि वयस्क होने तक अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। जबकि ज्ञान को हम समय की किसी भी सीमा में या एज की किसी भी सीमा में नहीं बांध सकते हैं। ज्ञान हम किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पर हासिल कर सकते हैं, हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तरफ देखिएगा, जो हो सकता है 50 पार, 60 पार या 70 पार होंगे, वो लोग भी पिछले 8-10 सालों में, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मोबाइल का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अब क्योंकि समय की मांग है, हर व्यक्ति के पास में मोबाइल होता है या उसको उसका उपयोग आना चाहिए। तो ये जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने उम्र के इस पड़ाव में जहाँ वो 60 पार हो सकते हैं, 70 पार हो सकते हैं, वहाँ पर पहुँचकर भी मोबाइल के बारे में जानकारी हासिल की है। आप लोगों से, अपने घर के छोटे बच्चों से उन्होंने उस ज्ञान को हासिल किया है और उसके बारे में जानकारी लगातार एकत्रित करते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। तो ज्ञान की कोई भी उम्र नहीं है। ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैं चाहती थी कि एक बार पुनः आप लोगों के बीच में, क्योंकि आज अब हम संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं, तो ये सब बातें हमें थोड़ा सा इनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी था। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। संज्ञानात्मक विकास ऐसी क्रियाओं की ओर संकेत करता है जिसमें चिंतन, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन, स्मरण, रिमेम्बरेंस, संकेतीकरण, सिंबलाइजेशन, नियोजन यानी कि प्लानिंग, अमूर्तीकरण यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, तर्क यानी कि रीजनिंग और समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तथा सृजन यानी कि क्रिएशन, क्रिएटिविटी और विभेदीकरण यानी कि डिफरेंशिएशन इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। ये सभी ज्ञान के अंदर शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास जो है ये आंतरिक क्रियाएं हैं जिसका सीधा संबंध मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान से होता है। मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान में विकास से ही बच्चों के संज्ञान यानी कि कॉग्निशन का विकास होता है। अतः संज्ञानात्मक विकास जो है इसको हम मानसिक क्रिया भी कह सकते हैं। प्रारंभ में बच्चों का ज्ञान तथा अनुभव सीमित होता है। वे अपने ज्ञान तथा पुराने अनुभव के आधार पर नए अनुभवों को ग्रहण करते हैं। अधिकांशतः ये देखा जाता है कि बालक किसी भी वस्तु को फुल फॉर्म में, समग्र रूप में उसको ग्रहण करते हैं, देखते हैं। इसमें खास तौर से लड़कियां जो है वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा संपूर्णता से ग्रहण करती हैं, समग्र रूप से देखती हैं।
उनका ध्यान लड़कों की अपेक्षा बारीकियों की ओर ज़्यादा जाता है। बालक सजीव और निर्जीव में भेद नहीं समझते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तब की अगर हम बात करें तो बच्चे सजीव और निर्जीव का भेद नहीं समझते हैं, इसीलिए उनके लिए हर चलने वाली चीज़ जो भी मूवेबल है, उनके लिए उनके जो खिलौने हैं, यहाँ तक कि जैसे कोई कार है, गाड़ी है, कोई सा भी खिलौना हो, अगर वो चलता है, चाहे वो मैकेनिज्म के कारण चलता हो, लेकिन बच्चे उसको भी सजीव समझते हैं और उनके लिए जो चलने वाली चीज़ें हैं वो सजीव हो जाती हैं, जो स्थिर रहती हैं वो सब चीज़ें निर्जीव हो जाती हैं। और शुरू में वो अपनी स्वयं की रुचि और इच्छाओं के बारे में ही सबसे ज़्यादा सोचते हैं। अब हम बात करते हैं ज्ञान के विकास के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। जीवन के प्रारंभिक दिनों में बालकों में अर्थ का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मीनिंग बहुत तेज़ी से होता है। हर चीज़ का बच्चा अर्थ जानने की कोशिश करता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, इत्यादि इत्यादि। उसके ये सवाल अनगिनत होते हैं और इन्हीं के माध्यम से वो अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। बालक जिन वस्तुओं को देखता है, सुनता है और स्पर्श करता है, उन्हीं के साथ उसका अर्थ जोड़ता है। इससे उसको ज्ञात होता है कि उसकी समझ शक्ति और ज़्यादा विकसित होती जाती है। जितना अधिक से अधिक वो अपने वातावरण की चीज़ों के संपर्क में आएगा, उतना ही उसका ज्ञान का विकास या कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो विकसित होती जाती है। बालकों में ज्ञान शक्ति का विकास कुछ इस तरह से होता है। अब ये कौन कौन से एक्शन है, इसमें सबसे पहला है ज्ञानात्मक विलक्षणता। सबसे पहले, जिसको हम सेंसरी एक्सप्लोरेशन भी कह सकते हैं, सबसे पहले बच्चा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वातावरण की वस्तुओं को समझता है। देखने, सुनने, स्पर्श, स्वाद, सूंघने इत्यादि के द्वारा वस्तुओं को अनुभव करता है। इस प्रकार अपरिचित वस्तुएं एवं उसको अब परिचित लगने लगती हैं और वो जिन वस्तुओं के संपर्क में जितना ज़्यादा बार आता है उतना ही वो उसके लिए ज़्यादा अर्थपूर्ण हो जाती है। वो उसको ज़्यादा अच्छे से समझने लगता है कि ये वस्तु क्या है, इसका क्या काम है, मेरे लिए ये कितनी उपयोगी है, इसके क्या नुकसान हैं, इत्यादि इत्यादि। उसके बारे में विस्तार से जानकारी उसको मिलती जाती है। जो वस्तुएं उसके लिए पहले अर्थहीन थी, अब वो अर्थपूर्ण हो जाती हैं। पहले मीनिंगलेस थी, अब मीनिंगफुल हो जाती हैं। दूसरा आता है क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट। वस्तुओं के समझने पर बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग कर पाता है। बालक वस्तुओं के निरंतर स्पर्श और व्यवहार से उसके गुणों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थ ग्रहण के लिए क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट आवश्यक है। बालक जो भी नई वस्तु देखता है उसके पास पहुंच करके देखता है और उसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। और फिर तीसरा आता है क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना। बालक प्रश्नों के द्वारा अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। छोटे बालकों में जिज्ञासा बड़े तीव्र रूप में पाई जाती है। बच्चा जब शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाना सीखता है तो फिर वो अनगिनत प्रश्न पूछने लगता है। ये अवस्था, जैसा कि हम जानते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में यानी कि 2 से 6 वर्ष तक पाई जाती है। प्रश्नों के द्वारा बालक जो है वो जीवन संबंधी अनेकानेक वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आयु के साथ साथ ये प्रश्न पूछने की संख्या कम होती जाती है। क्यों? कि ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। अब बच्चे को पता है, उसको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये ग्लास जो है ये क्या काम आती है, क्योंकि अब उसको पता है इसी ग्लास में हम पानी भी पी सकते हैं, इसी ग्लास से हम दूध भी पी सकते हैं, या कोई भी लिक्विड चीज़ हो वो हम इस ग्लास की मदद से पीते हैं। तो इस तरह से अब उसको बार बार ये बात जानने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से जितना वो चीज़ों के संपर्क में आता जाता है उसके ज्ञान की वृद्धि होती जाती है और अब वो अपनी बुद्धि की सहायता से उस वस्तु का इस्तेमाल किसी दूसरे काम में भी कर सकता है। ये देखिए, ये फ़र्क है बुद्धि में और ज्ञान में। ज्ञान क्या था? ज्ञान कहता था कि इस ग्लास में ये ग्लास पानी का ग्लास है, लेकिन बुद्धि क्या कहती है? उसी ग्लास में दूध भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, कोई जूस है, कोई शरबत है, वो भी उसी ग्लास में पिया जा सकता है ना। तो इस तरह से बच्चा अपने ज्ञान की वृद्धि करता है प्रश्न पूछ करके। और फिर सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। अवस्था के अनुरूप बालकों में के अनुभव में वृद्धि होती है।
जिन वस्तुओं में समानता दिखाई देती है उन वस्तुओं को बालक जल्दी ही समझने लग जाता है। सामान्यकरण, जनरलाइजेशन, अब उसको ये तो समझ में आ जाता है कि ये माँ है तो ये जो दूसरी ये भी कोई महिला है और ये भी माँ जैसी है, तो इस तरह से वो जनरलाइज कर लेता है। हर स्त्री को अपनी माँ नहीं समझेगा, लेकिन एक जनरलाइज कि हाँ ये सब एक सरीके हैं, जैसे ये महिलाएं हैं तो ये सब एक सरीके हैं, या ये मेरे पापा जैसे हैं तो ये आदमी है। तो जब हम उनको ये जिक्र करते हैं, बताया जाता है, तो उनको ये डिफरेंस समझ में आने लग जाता है और वो उन चीज़ों को सामान्यकरण उनका करने लग जाते हैं। सामान्यकरण दो वस्तुओं के रंग में समानता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आकृति की समानता पर भी निर्भर करता है। खाली कलर से ही कि हर लाल चीज़ एप्पल होगी ये ज़रूरी नहीं है। इस तरह से उसकी शेप, साइज़ इत्यादि बहुत सी चीज़ें, उनके काम करने का तरीका इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे उसके कारण वो उन चीज़ों का सामान्यीकरण करने लग जाता है। 2 वर्ष की आयु में कुछ कुछ सामान्यीकरण करने लगता है। 3 वर्ष की आयु में बच्चों में ये प्रवृत्ति अधिक जोरों पर होती है। और फिर आती है पढ़ने की क्षमता, यानी कि रीडिंग एबिलिटी। जब बच्चा पढ़ना चालू कर देता है, ये अवस्था 3 वर्ष के बाद ही आ पाती है। जब पढ़ने लगता है तो पुस्तकों में दिए गए चित्रों को देखकर बालक अनेक वस्तुओं तथा व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। जैसे जैसे वो पुस्तकों और कहानियों को ज़्यादा बार पढ़ता है, सुनता है, और जितनी अधिक चीज़ों के बारे में उसके ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका ज्ञान भी बढ़ता जाता है। पढ़ने से और चित्र देखने से उनको आनंद भी मिलता है, खुशी मिलती है। उसकी जिज्ञासाओं की संतुष्टि जो है वो रीडिंग या अध्ययन के द्वारा भी होती है। और इसमें जो आखिरी है वो है प्रशिक्षण का प्रभाव, रोल ऑफ ट्रेनिंग। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो बच्चा जिज्ञासा के कारण सीखता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो प्रशिक्षण के द्वारा सिखाई जा सकती है। वातावरण के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसमें बालकों का अगर ध्यान आकर्षित नहीं करवाया जाएगा तो वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। प्रशिक्षण के द्वारा बच्चों को वस्तुओं की बारीकी को देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस प्रशिक्षण का बहुत महत्व है, क्योंकि प्रशिक्षण के द्वारा ही हम बच्चे को चाहे साइकिल चलाना हो या स्विमिंग सिखाना हो, ये सब भी हम कर सकते हैं। अन्यथा चाहे नृत्य हो या कोई सा भी गेम हो, खेल हो, ये सभी प्रशिक्षण के माध्यम से ही सीखे जा सकते हैं। आज हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में हम इसी विषय को यानी कि संज्ञानात्मक विकास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।